इन दो एमआई के गुनहगारों ने बुमराह को खून के आंसू रुलाया। इन दो के आत्मघाती हमले से प्लेऑफ से बाहर हो सकती है। यार अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है जब ये बताया जा रहा था कि मुंबई इंडियंस टीम टू बीट है, जब ये समझाया जा रहा था कि मुंबई इंडियंस अब की बार चैंपियन बनने को तैयार, ये भी दिखाया जा रहा था कि एमआई और आरसीबी का फाइनल लोडिंग है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। आखिर क्यों, कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे, समझाएंगे इसी रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी मुंबई इंडियंस जो टीम टू बीट थी, अभी मुंबई इंडियंस जो चैंपियन की सबसे प्रबल दावेदार थी, अभी मुंबई इंडियंस जो आरसीबी के साथ फाइनल खेलने वाली ही थी, वो अब प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर क्यों खड़ी हो चुकी है। भाई साहब दो गुनहगार हैं। 6 मुकाबले मुंबई इंडियंस लगातार जीते थे, 7वां भी वो जीतने ही वाले थे। बुमराह ने अपना कर्तव्य निभा डाला था। बुमराह ने असंभव को संभव कर डाला था। बुमराह ने शुभमन गिल के डिफेंस को बीट करके क्लीन बोल्ड उनको कर डाला था। बुमराह ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 15 डॉट गेंदें फेंक डाली थी। बुमराह ने आखिरी कुछ ओवरों में 2 विकेट निकालकर मुंबई इंडियंस को एज दिला डाला था। लेकिन भाई साहब मुंबई इंडियंस के 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने मुंबई इंडियंस को रुलाया है, बुमराह को खून के आंसू रुलाया है और बुमराह के किए कराए पर पानी फेरा है। उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार की मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या है। हाँ यार, हार्दिक पांड्या। भाई साहब बुमराह ने शुरुआती 2 ओवरों में ऐसा इंपैक्ट डाला था, मात्र 6 रन खर्चे थे। यही नहीं, ट्रेंट बोल्ट ने भी शुरुआती 3 ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की थी, विकेट्स साई सुदर्शन का निकाला था और बहुत ही इकोनॉमी रेट पर कंट्रोल रखा था, लगाम लगाया था। मुकाबला बिल्कुल बैलेंस में चल रहा था यार। इवन आप कह सकते हैं कि बुमराह के 2 ओवर थे, बोल्ट के 1 ओवर बाकी थे, तो एज मुंबई इंडियंस का था। लेकिन हार्दिक पांड्या आते हैं 8वां ओवर लेकर, वहां 18 रन खर्च कर डालते हैं। हार्दिक पांड्या जिनसे काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं कि बहुत बेहतर गेंदबाजी करेंगे, छाप छोड़ेंगे, टीम की नैया को मझधार से बाहर निकालेंगे, वो नो बॉल खर्च करते हैं। 1 ओवर में 18 रन खर्च करते हैं, कई सारे वाइड्स फेंकते हैं, शुभमन गिल एक गेंद पे छक्का भी लगाते हैं और जो मोमेंटम बैलेंस था आप कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के पक्ष में था, वो मोमेंटम स्लिप हो जाता है और गुजरात टाइटंस के पक्ष में आ जाता है। वहां से बिल्कुल फिर आसान हो जाता है राह गुजरात टाइटंस के लिए। जॉस बटलर, शुभमन गिल फिर अच्छी साझेदारी निभाते हैं, फिर रदरफोर्ड आते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। बारिश जब आती है तो गुजरात टाइटंस, बात करूं मैं डीएलएस पार स्कोर से भी आगे थे। गुजरात टाइटंस मोमेंटम में भी काफी आगे चल रहे थे और मुंबई इंडियंस की बस एक ही उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर थे। लेकिन 8 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट, जसप्रीत बुमराह भी क्या कुछ T20 फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई साहब जब भी उनको गेंद थमाई जाती है कुछ न कुछ अजूबा करके दिखाते हैं। फिर से 15वां ओवर लेकर आते हैं, वहां शुभमन गिल के डिफेंस को बीट करते हैं। 17वां ओवर शाहरुख खान को क्लीन अप करते हैं। बोल्ट 16वें ओवर में रदरफोर्ड का विकेट निकालते हैं। ये लगातार जब 3 विकेट निकलते हैं तो मुंबई की फिर से वापसी हो जाती है। यानी जो हार्दिक पांड्या ने बेड़ा गर्क किया था वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, वो चीजें थोड़ी सी खत्म हो जाती हैं, एज मुंबई इंडियंस के फेवर में चला जाता है। बिल्कुल फिर एक तरफा मुकाबला हो जाता है, फिर बारिश प्रभावित रहता है मुकाबला। 2 ओवरों में 24 रनों की दरकार थी, सिर्फ और सिर्फ तेवतिया के ऊपर सारी उम्मीद थी। बारिश के कारण मुकाबला 19 ओवर का होता है, यानी 1 ओवर में 15 रन गुजरात टाइटंस को बनाने होते हैं। किसको जिम्मेदारी दी जाती है? दीपक चहर को दी जाती है कि भाई साहब ये एक अनुभवी गेंदबाज हैं और हार्दिक पांड्या का दिन अच्छा नहीं रहता है, जिस वजह से दीपक चहर को जिम्मेदारी वो थमाते हैं। लेकिन दीपक चहर पानी फेर देते हैं जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर। यानी शुरुआती 2 ओवर में जो मेहनत किया होता है उस पर हार्दिक पांड्या 8वें ओवर में आकर 18 रन खर्च करके पानी फेरते हैं, तो फिर 15वें और 17वें ओवर का जो मेहनत जसप्रीत बुमराह ने किया रहता है उस पर पानी फेरते हैं। 19वें ओवर में दीपक चहर 15 रन डिफेंड कर रहे थे। क्रीज पर कौन था? राहुल तेवतिया अभी बहुत नए खिलाड़ी थे, अभी आए ही थे क्रीज पर। कोएडजेव जो भाई साहब हिट और मिस टाइप ऑफ खिलाड़ी हैं, उनसे 15 रन डिफेंड करना बहुत आसान था, मोमेंटम आपके साथ था। लेकिन वहां पर तेवतिया पहले ही गेंद पर दीपक चहर को चौका लगाते हैं। वो चौका बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि 15 रन में आपके पास एज रहता है कि एक चौका एक छक्का खा लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक छक्का खाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। लेकिन दीपक चहर पूरा बेड़ा गर्क करते हैं एक नो बॉल देकर, क्योंकि आखिरी वक्त पर जब प्रेशर रहता है, जब आपको नर्व्स कंट्रोल करने होते हैं,
बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, वहां पर अगर आप ऐसी बड़ी चूक कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, तो फिर आसान हो जाता है राह। आखिरी गेंद पर सिंगल चाहिए था, आप देखते हैं वहां पर लगभग मुकाबला ड्रॉ पर ही समाप्त होने वाला था कि अगर हार्दिक डायरेक्ट हिट मार देते, हार्दिक स्टंप को निशाना साध देते तो फिर ड्रॉ भी हो सकता था। यानी जो क्रंच सिचुएशन था जहां पर नो बॉल दिया जाता है मुंबई इंडियंस के गेंदबाज दीपक चहर द्वारा, वो क्राइम रहता है। तो दीपक चहर 15 रन खर्च कर डालते हैं, दीपक चहर जसप्रीत बुमराह की मेहनत पर पानी फेर डालते हैं। तो इन दो गुनहगारों के कारण जीता है मुकाबला, मुंबई इंडियंस हारी है। हाँ, बिलो पार स्कोर उनके बल्लेबाजों ने बनाया था, लेकिन उनके पास ऐसी गेंदबाजी थी जो बिलो पार स्कोर को डिफेंड कर सकती थी। अब अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वो बहुत दिलचस्प बन चुका है। गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट अर्जित कर चुकी है 11 मुकाबलों में आरसीबी के भी 16 पॉइंट्स हैं, और 3 मुकाबलों में अगर ये टीम एक भी मुकाबला दोनों जीतती हैं तो क्यू इनके आगे लग जाएगा, कंफर्म्ड क्वालिफिकेशन हो जाएगा और ये दोनों टॉप 2 भी फिनिश करने वाली हैं। तीसरे नंबर पर पीबीकेएस है जो 11 मुकाबलों में 15 पॉइंट अर्जित किया हुआ है, 3 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीत होता है, 17 पे पहुंचते हैं तो भी क्यू नहीं लगेगा, एक और जीतेंगे तो 19 पर क्यू लगेगा। एमआई, ये जो 2 मुकाबले बचे हैं इनको अब दोनों हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि अगर ये एक जीतेंगे और जो 2 मुकाबले इनके डीसी और पीबीकेएस दोनों तगड़ी अपोनेंट हैं, दोनों कठिन हैं अपोनेंट, तो वहां पर अगर आप ये सिर्फ एक जीतते हैं तो 16 पॉइंटों पर अटक जाएंगे। और मैं बात करूं 17 पॉइंटों की तो डीसी 17 पे पहुंच सकती है, पीबीकेएस 17 पे पहुंच सकती है, इवन केकेआर जो छठे पायदान पर है भाई साहब वो भी 17 पर पहुंच सकती है। तो अब एमआई के लिए क्या है, दोनों मस्ट विन गेम हो चुके हैं, इनको 18 तक पहुंचना ही पहुंचना है, अन्यथा 16 पे रुक जाएंगे। अगर इस 16 पे रुकेंगे तो 17 की 3 टीमें हैं और इस बार प्लेऑफ में 17 पॉइंट्स पर क्वालिफिकेशन होने वाला है, ये भी तय है। चाहे जैसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगे 17 पर क्वालिफिकेशन होगा। यानी एमआई को 18 तक पहुंचना है, वो 17 तक तो पहुंच नहीं सकते, और 17 तक कौन कौन पहुंच सकता है, पीबीकेएस पहुंच सकती है, डीसी पहुंच सकती है, केकेआर पहुंच सकती है। तो एमआई को अब दोनों मुकाबले जीतने होंगे, डीसी को भी हराना होगा, पीबीकेएस को भी हराना पड़ेगा। डू और डाई इनकाउंटर तो के दोनों एमआई के लिए हो चुके हैं, यानी प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर एमआई खड़ी हो चुकी है। देखना दिलचस्प रहेगा कैसा वो प्रदर्शन डीसी और पीबीकेएस के खिलाफ करते हैं। अभी तक हालात यही है कि ये गुजरात टाइटंस का मुकाबला जो बिल्कुल जीते हुए थे, अपना प्लेऑफ में जगह लगभग वो सुनिश्चित ही करने वाले थे, वो गड़बड़ा चुके हैं सब कुछ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, एमआई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।